स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों, मेरी बात सुनो। अब हम ये जितने भी कॉनिक्स पढ़ेंगे ना, ये तो हुआ हमारे पास कल हमने जो देखा था कि एक कॉन और एक प्लेन आपस में किस किस एंगल मतलब कितने तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। और उनमें से कुछ टाइप जैसे हमने देखा था प्लेन और ये कॉन, या तो सिंगल कॉन या फिर डबल कॉन भी, इनके इंटरसेक्शन से अलग अलग कॉन जनरेट हो जाते हैं। मतलब कॉनिक सेक्शन, सॉरी कॉनिक सेक्शन जो है वो जनरेट हो जाते हैं। ये हम कल देख चुके हैं कि प्लेन और कॉन्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन या मेथड ऑफ इंटरसेक्शंस क्या क्या होने चाहिए जिससे हमारे पास जो डिजायर्ड कॉनिक सेक्शंस हैं वो डेवलप हो जाएं। ये कल के वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। अब ये जितने भी कॉन्स हैं, जितने भी कॉनिक की हम बात कर रहे हैं, ये सारे कॉनिक सेक्शन की, इनके बीच में एक चीज कॉमन पाई जाती है। और वो कॉमन चीज क्या है ना, कि इनका लोकस, जब भी मैं बात कर रहा हूं कॉनिक सेक्शन की, मैं सबकी बात कर रहा हूं, इन पांचों के पांचों कॉनिक सेक्शंस में एक ये चीज देखी जाती है कि इनका जो लोकस होता है ना, जैसे अगर सर्कल की बात करें, सर्कल खुद भी एक कॉनिक है। जैसे हम देख सकते हैं सर्कल का अगर हम बोले लोकस बोले तो क्या बोल सकते हैं हम, कि किसी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस रखते हुए, अगर कोई फिक्स डिस्टेंस रखते हुए अगर कोई पॉइंट है ना, जो अगर वो प्लेन में मूव करना स्टार्ट कर दे तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। इसी तरीके से सारे कॉनिक्स में एक चीज जो है वो कॉमन पाई जाती है कि इनकी किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये सब में है। ये क्या बोला मैंने, मैं दोबारा बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि सारे कॉनिक्स में इनके लोकस में एक चीज देखी जाती है। टाइम पे आया करो बेटा क्लास में। कि इनके एक फिक्स पॉइंट से तो डिस्टेंस, ये फिक्स पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, इससे तो डिस्टेंस कोई भी कॉनिक होगा उसके बारे में, अगर कोई पॉइंट ये पी है, अगर कोई ये पॉइंट पी है, तो इसके साथ हमेशा क्या चीज रहेगी ना, कि इसकी एक फिक्स पॉइंट से तो डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन। देखो ये पॉइंट भी फिक्स है और ये लाइन भी फिक्स हो गई है। मतलब अब ये लाइन जो है ना, इसका इक्वेशन फिक्स हो चुका है, ये लाइन चेंज नहीं हो सकती, पॉइंट की लोकेशन फिक्स हो चुकी है। तो इस पॉइंट से तो डिस्टेंस और एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। पर लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इसको मैं m नाम दे दूं पॉइंट को, और इसको अगर मैं s नाम दे दूं, तो इसके अकॉर्डिंग ये बात हो गई कि ps अपॉन pm ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, बच्चे क्या गलती करते हैं, रेशो में उल्टा सीधा कर देते हैं। रेशो क्या है, पीएस अपॉन पीएम, हालांकि वो भी कर दोगे तो वो कुछ गलत नहीं है, मगर हम जितने भी कॉन्स आगे जब डेवलप करेंगे ना, तो ये जो हम रेशो जो लेकर के चलेंगे, पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेशो हम लेकर के चलेंगे। होने के लिए बात देखिए, अगर पीएस अपॉन पीएम कांस्टेंट है तो ये बात सच है कि पीएम अपॉन पीएस भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। इसको भी एक कांस्टेंट दिया जा सकता है, मतलब इसको कोई नया कांस्टेंट आप के दे सकते हो। मगर जितने भी कॉनिक्स जो है वो डिफाइंड करे गए ना, वो ये रेशियो लेकर के डिफाइंड करे गए। अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ जाएगा ना, अगर आप उल्टा लिख दोगे, सपोज अगर ई आपका 1 से बड़ा हो गया तो फिर ये के आपका 1 से छोटा हो जाएगा उस केस में। तो आगे जाकर के समझ रहे हो ना, जैसे अगर ये 10 है, मान के चलो ये रेशियो 10 है, तो इस केस में 1/10 हो जाएगा। तो मेरे को क्या है ना, लोकस फिक्स करना है, लोकस दोनों से आ जाएगा, मगर आगे जाकर के इसकी जो डीप स्टडी करी जाती है ना, वो इस रेशियो के ऊपर ही करी जाती है। मतलब ये रेशियो आपका 1 है, 1 से 1 है, 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, यही रेशियो डिफाइन करेगा आपका कि ये शेप जो है ये पैराबोला है, या ये शेप आपका एलिप्स है, या ये शेप का आपका हाइपरबोला है। एक मोटा मोटी जानकारी के तौर पे मैं बता देता हूं आपको कि अगर ये ई पीएस अपॉन पीएम, अगर ये इसका रेशियो अगर आपका कांस्टेंट 1 हो गया तो ये आपका पैराबोला बन जाएगा। मतलब फिर ये लोकस जो है आपका पैराबोला हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब वहां पर इस पॉइंट का और इस लाइन का क्या रोल होता है वो हम बाद में देखेंगे, आगे वही सब देखना है। अगर ये रेशियो आपका 1 से छोटा हो गया तो यही लोकस आपका एलिप्स बन जाएगा, और ये लोकस ये अगर रेशियो आपका 1 से बड़ा हो गया तो यही लोकस आपका हाइपरबोला बन जाएगा। और ये रेशियो 1 से बड़ा में 4, 50, 500, 1000 कुछ भी है, ये आपका हाइपरबोला बन जाएगा। मगर एक जगह जाकर के जब ये √2 हो जाता है ना, तो ये एक स्पेशल टाइप का हाइपरबोला बन जाता है, और उसी को ही हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, जो देखने में कुछ ये होता है। जिन बच्चों ने मेरे ग्राफ के वीडियोस देखे हुए हैं वो बच्चे जानते होंगे, वो इसको हाइपरबोला के नाम से नहीं, वो इस कर्व को स्टैंडर्ड y = 1/x या फिर k/x,
कि आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर उसके साथ में होता है ये, यही आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, जो स्टैंडर्ड है वो तो यही होता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या देखेंगे, ये रेशियो आपका किस किस तरीके से वेरी करता है। अगर ये 1 है तो ये कॉनिक जो है आपका पैराबोला हो जाएगा। ये रेशियो अगर आपका 1 से छोटा है तो ये आपका एलिप्स हो जाएगा, और ये रेशियो अगर 1 से बड़ा है तो ये रेशियो आपका हाइपरबोला हो जाएगा। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि क्या ये रेशियो आपका जीरो हो सकता है क्या? क्या ये रेशियो आपका जीरो हो सकता है क्या? बताओ, क्या ये रेशियो आपका जीरो हो सकता है क्या? मेरा प्रश्न है ये आपसे, क्या ये रेशियो आपका जीरो हो सकता है? ये रेशियो आपका जीरो केवल एक ही कंडीशन पे हो सकता है, जब पीएस आपका जीरो हो जाए। मतलब ये पॉइंट जो है आपका, बेटा मेरी बात सुन रहे हो ना, मेरी बात सुन रहे हो ना? यस सर। ये रेशो मैंने बोला है कि रेशो जीरो करना है। इस रेशो के जीरो होने की केवल एक ही कंडीशन है, पीएस आपका जीरो हो जाए। मतलब ये पी पॉइंट जो है आपका फोकस पे आ जाए, और वो हम देख करेंगे नहीं। मतलब ये हमें लोकस किसका निकालना है, हमें, ये तो हमारा बेटा वेरिएबल पॉइंट है। अरे अगर कोई शेप बनानी है तो पी को तो वेरी करवाना पड़ेगा, और अगर पी को ही फिक्स कर दोगे इसमें तो फिर ये लोकस क्या निकालोगे आप? तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि क्या ये रेशो आपका नॉट डिफाइंड हो सकता है, या फिर ये रेशियो जो है आपका इनफाइनाइट हो सकता है? यस हो सकता है, जब ये पी जो है, मतलब ये पीएम जो है ये जीरो हो जाए। मतलब ये पॉइंट जो है आपका इस पर जाकर के लाई कर जाए, इसी लाइन पर जाकर के लाई कर जाए, तब जाकर के ये नॉट डिफाइंड सॉर्ट ऑफ ऐसा हो सकता है। तो अब हम आगे जो है वो देखते हैं कि कॉनिक सेक्शन में, अच्छा कॉनिक सेक्शन में भी अभी जो हम पढ़ेंगे इसको भी दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक कॉनिक सेक्शन है आपका केवल स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, ये वाला, और दूसरा ये हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा है हमारा, जब हमारे पास कॉनिक जो है वो, इसको देखिए, अगर हमारा कॉनिक सेक्शन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर ये जो बाकी के चार कॉनिक बनते हैं ना, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता फिर वो। मतलब इन दो पार्ट में डिवाइड है, या तो कॉनिक सेक्शन इसी को ही डिफाइन करेगा या फिर इनको ही डिफाइन करेगा। इसको डिफाइन कर रहा है तो ये नहीं डिफाइन कर सकता, और अगर इसको डिफाइन कर, मतलब हमारे पास दो केस बनेंगे, इनको डिफाइन कर रहा है या केवल इनको डिफाइन कर रहा है। इसको डिफाइन करने का एक अलग केस है, इसको डिफाइन करने का एक अलग केस है। इसको डिफाइन करने में फिर से चार केस बन जाएंगे, अलग 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 कंडीशन में, है ना। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो अभी आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। और अब जो मैंने आपको बात बोली, अब मैं उसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख देता हूं। द कॉनिक सेक्शन, ये सारे के सारे कॉनिक सेक्शन, the conic section is the locus of point, is the locus of point which moves such a way that the ratio of the ratio of its distance to a fixed point, to a fixed point, यहाँ ये अंडरलाइन कर ले लेना चाहिए, फिक्स पॉइंट, ये द रेशियो ऑफ इट्स फिक्स्ड पॉइंट टू perpendicular distance perpendicular distance perpendicular to perpendicular distance from a fixed line, perpendicular distance from a fixed line, always constant, always constant, है ना। अब देखो, दो लेंथ का जो रेशो है बेटा होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही। अब पॉजिटिव में आप देखो, अगर ये रेशो आपका कांस्टेंट हो जाए तो केस क्या क्या बन सकता है, एक से छोटा, एक, या फिर एक से बड़ा। ये तीन केस के अलावा और तो रेशो का कोई केस बनेगा नहीं आपका। और इन
तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज पर, अगर कांस्टेंट जो रेशो आपका आ रहा है लेंथ का ये 1 है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, इन तीनों के बिहाफ पे तीनों अलग अलग कौन आपके जनरेट हो जाते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। पहले मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामिकली थोड़ा सा बता देता हूं। सपोज ये फिक्स लाइन है आपकी, ये आपकी फिक्स लाइन है ना, और ये आपका सपोज आपका कोई फिक्स पॉइंट है, ये आपका कोई फिक्स पॉइंट, इसको हम एस बोल देते हैं, फिक्स पॉइंट को एस बोल दिया जाता है ना। चलिए, मैं फिक्स पॉइंट को एस बोल दिया जाता है। चलिए, रिकॉर्डिंग पोज पर थी, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। मैंने क्या किया है ना, जस्ट यहां पर मैंने डिक्लेयर किया कि ये पॉइंट आपका एस है, ये फोकस है, और ये आपके पास इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालिए, इसको पीएम बोला जाएगा। यहां पर मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है और इस पॉइंट को फोकस बोला जाता है। उसके बाद अब हम इसका लोकस कंसीडर करेंगे कि लोकस आता किस फॉर्म में। तो उसको लोकस को फिक्स करने के लिए, क्योंकि लोकस निकालना है, तो ये पॉइंट पी जिसको हमने जनरलाइज लिया है, इसको एक्स कोमा वाई मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये रहा एक्स कोमा वाई, इसको डिक्लेयर किया, और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको भी लेना पड़ेगा फोकस। फोकस अगर मुझे लेना है तो उसको मैंने फिक्स पॉइंट एच कोमा के ले लिया, और ये जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, जिस लाइन को, जो लाइन फिक्स होती है, इसको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 बोल दिया। अब क्योंकि हमारे पास जो कॉनिक्स होता है उसका फॉर्म किस फॉर्म में आता है, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, कॉन्स्टेंट के इक्वल आता है, तो ये पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई ले लिया मैंने यहाँ पे। ई, ये मैं बता चुका हूं कि ई आपका क्या होगा, पी एस अपॉन पी एम। ये आपकी लेंथ का या डिस्टेंस का रेशो है। डिस्टेंस का रेशो के साथ में यहाँ पर तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 हो जाएगा, या 1 से बड़ा हो जाएगा, या फिर 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो जाएगा। आप समझदार है, डिस्टेंस का रेशो कभी भी 0 या 0 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस है ये दोनों। और वो डिस्टेंस 0 क्यों नहीं होगा, ये सब भी मैं पीछे बता चुका हूं आपको। अब इन तीनों केसेस में 1 हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, या 1 से छोटा हो जाए, तीनों अलग अलग कॉनिक्स आपके बन जाएंगे, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। किसमें क्या बनता है वो आगे देखेंगे। अब मैंने यहां पर क्या किया है, यहाँ पे पीएस मैंने काउंट कर लिया, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इसका रूट, ये मेरे पास पीएस हो गया। ये इक्वल टू ई मैंने एज इट इज लिया, पीएम मैं निकालूंगा। तो आप मुझे बताइए, अब यही मैं पूछ रहा था कि पीएम आपका क्या होगा। यस, रिप्लाई कीजिए। वाई प्लस एन एक मिनट एक अपॉन मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। मॉड ऑफ, मॉड ऑफ हाँ, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन शाबाश, अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यस सही बोल रहा है बिल्कुल। एक्चुअली इस बेटे इसने करा क्या है ना, इसने एक्स कोमा वाई से ही इसको सेटिस्फाइड करवाया है, मगर क्योंकि हमने ये पॉइंट जनरल लिया है एक्स कोमा वाई, तो ये बच्चा सेटिस्फाइड भी करवा रहा है ना, तो इस लाइन में इक्वेशन में फर्क नजर आ नहीं रहा है। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन हाउ मच, अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इक्वेशन कंसीडर करनी है, यहाँ पर भी रूट आ रहा है, यहाँ पर वेरिएबल पार्ट में रूट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और जैसे ही दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे एक्चुअली, y माइनस के का होल स्क्वायर, ये e अपॉन ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक्चुअली e का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इसका स्क्वायर। यस बेटा, जो भी था, जिसने आंसर दिया था वो दोबारा आए, माइक ओपन करें अपना। हाँ सर। हाँ, आप मुझे बता सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी, इसमें कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, मतलब डिग्री क्या जाएगी इसकी, ये बता सकते हो। 2 डिग्री तक ही जा सकता है 2 ना। डिग्री जा सकती है। देखो यहाँ पर ये देखो, x माइनस एच का स्क्वायर है, जाहिर सी बात है यहाँ से 3 डिग्री की इक्वेशन, 3 डिग्री की टर्म नहीं आ सकती, यहाँ से भी सेम है और यहाँ से भी सेम है। इसका मतलब अगर मैं इसको कॉफिशिएंट क्लब करता गया, मतलब एक्स स्क्वायर का भी कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट होगा, वाई स्क्वायर का भी कुछ ना कुछ टर्म होगा। अच्छा, यहां से आपके पास जो टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, एक्स वाई भी आएगा, सॉरी एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। ध्यान देना, यहां से टर्म कौन कौन सी आएगी, एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, वाई स्क्वायर की टर्म आएगी, वाई स्क्वायर की टर्म, यहां से एक्स की टर्म भी आएगी और वाई की टर्म भी आएगी। समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ सर। अच्छा, यहां से क्या क्या टर्म आएगी वेरिएबल में, एक्स स्क्वायर आएगा, समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। अच्छा, सर इधर एक्स वाई की भी आएगी ना। एक्स बिल्कुल आएगा, एक्स वाई भी आएगा, एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। तो जब सबको आप क्लब करोगे, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्लब करोगे, तो कुछ ना कुछ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, उसको हम बोल देते हैं ए एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर भी आएगा तो वो आ गया बी वाई स्क्वायर। और किसका आएगा, एक्स वाई का भी टर्म आएगा, तो उसको हम बोल देते हैं 2h एक्स वाई। मतलब कुछ भी कॉफिशिएंट आएगा उसको 2h एक्स वाई बोल दिया।
और किसका आएगा, x का भी आएगा, उसको हम बोल देंगे 2g, मतलब चलिए 2h(xy) भी क्या बोलना जब लिख रहे हैं, तो ये आपका c(xy), d x आएगा, e y आएगा, और फाइनली हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 0। क्या वो यही शेप नहीं हो, मतलब यही पैटर्न नहीं होगा इस इक्वेशन का? बोलो, क्या यही पैटर्न नहीं होगा? क्या वो यही पैटर्न नहीं होगा? यही तो पैटर्न होगा ना, जब आप सेपरेट करोगे तो यही कुछ आएगा, कुछ हाँ कुछ ऐसा ही सर। आएगा। तो यही जो हमारे पास पैटर्न होता है ना, ये हमारे पास आप देख लीजिए, ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको इजी बनाने के लिए, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इजी बनाने के लिए आगे जाकर के मैथमेटिशियंस ने ही इसको इस टाइप से डिफाइन कर दिया था आगे जाकर के, ताकि हो क्या ना, कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी मिल जाए, इसलिए किया था। कैसे इसको लिख दिया जाता है आगे, इसी इक्वेशन को ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा जाता है ना इसको इस तरीके से, उसका रीजन सिर्फ ये होता है ताकि कॉफिशिएंट से काम का वेरिएबल हम लोग अलग कर लें। जैसे आपने देखा था जब यही इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो एक्स वाई का कोफिशिएंट h तो 0 हो गया था, और हमारे पास x के कोफिशिएंट का हाफ g, ये हमारा सेंटर का रोल प्ले कर रहा था, मतलब सेंटर के x कोऑर्डिनेट का। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट का हाफ हमारे पास सेंटर के y कोऑर्डिनेट का रोल प्ले कर रहा था, इसलिए इसको 2g और 2f, ताकि सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है वो कंप्लीट एक वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए। ऐसा ही आगे भी होता है। अभी हमने सर्कल पढ़ा है इसलिए मैं जस्ट सर्कल से रिलेट कर रहा हूं इसको, आगे हम जब देखेंगे तो इसी को ही जब पैराबोला से रिलेट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारी फैसिलिटी के लिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने अभी अभी ये बात आपके सामने प्रूव कर दी कि ये कॉनिक सेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। ये कॉनिक मतलब क्या क्या, फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाए ई के बराबर। तो जब इस तरीके से करके जब ये लोकस आइडेंटिफाई किया जाता है तो वो कुछ इस फॉर्म का आता है या फिर वो कुछ इस फॉर्म का आता है। यही हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक में आपने पार्ट पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था। आप याद कीजिए स्ट्रेट लाइन के एंड में मैंने जब यही इक्वेशन हमारे पास जब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, आपने देखा था ना, ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी ये इक्वेशन। याद है नहीं याद है आपको? यस सर। पेयर स्ट्रेट लाइन को यस सर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है यही इक्वेशन। और इसी का मैंने आपको क्वाड्रेटिक डबल क्वाड मतलब ये आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके भी बताया था। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो अब आगे आएगा, है ना। तो यही हमारे पास यस, हाँ बेटा, वो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो अब उसको अभी लिखेंगे हम उसको ही। तो ये हमारे पास है, यही हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है, आपको पता है। यही हमारे पास आगे सर्कल को भी पता ही है आपको, ये एच का कोऑर्डिनेट ये 0 हो जाता है, और g² प्लस f² माइनस c, ये आपका जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि ये आगे जाकर के ये सर्कल को, ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। यही हमारे पास पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को भी और एलिप्स को भी, इन सबको यही रिप्रेजेंट करेगा। तो यही है हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कॉनिक्स को रिप्रेजेंट करती है। अब मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन दो अलग अलग टाइप से इसको स्टडी किया जाता है, कि या तो ये आपके पास सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला इसको ही रिप्रेजेंट करे, या फिर ये केवल जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा आप लोग देख चुके हैं, जब इसका डेल क्या होगा, डेल क्या होगा, जीरो। डेल इसका 0 हो जाएगा। डेल क्या होता है, एबीसी प्लस 2FGH। क्या होता है डेल, एबीसी प्लस 2FGH। आगे क्या है, आगे क्या होता है, एबीसी प्लस 2FGH। हाँ भाई सन्मेश, क्या डेल क्या होता है इसका, क्या होता है डेल, भूल गए? एबीसी प्लस 2FGH माइनस, याद आ रहा है कुछ, AF² माइनस BG² माइनस CH², ये 0 होना चाहिए। और ये 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम इसको x में या फिर y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और ये y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो ये अगर 0 होगा तो इसका जो रूट में जो पार्ट आता है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो फिर ये आपका स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अच्छा, जब डेल 0 होने पर, डेल आपका 0 हो जाए, अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल अगर 0 नहीं होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्वियसली इन चारों में से किसी एक कॉनिक्स को रिप्रेजेंट कर देगा। समझ में आई बात? यस सर। अब इसकी हम आगे की बात देखेंगे कि ये डेल 0 होना और ये डेल 0 ना होना, इसका ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है।
भाई अभी जो मैंने आपको पार्ट पढ़ाया, जब मैंने आपको जो पार्ट पढ़ाया था इसका, वो मैंने आपको सीधे बोल दिया था कि मैंने क्या करा था इसमें आपके साथ में, मैंने एक्स में क्वाड्रेटिक बना दिया था इसको, इस इक्वेशन को एक्स में जब हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाया था तो ये देखने में कुछ कुछ ऐसी जा रही थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बाकी ये एक्स जब मैंने कॉमन लिया था तो 2g प्लस 2hy, बस यही आया था। और बाकी का जो y का जितना भी हमारे पास पार्ट था उसको एज ए कांस्टेंट हम लोग डील कर रहे थे। और जब मैंने उसमें क्वाड्रेटिक बनाया था तो आगे जाकर के ये कुछ इस तरीके से आया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या था वहां पर, ये वाला पूरा बी हो गया था, ए क्या था ये वाला पार्ट, और सी ये पूरा हो गया था। ये आपके पास में रूट हटना चाहिए, क्योंकि अगर रूट नहीं हटा तो फिर ये रूट से आपके पास में लीनियर इक्वेशन नहीं देगा, लीनियर इक्वेशन देना जरूरी था। और ये आपका जीरो हो जाए इसके लिए इसका जीरो होना जरूरी था। ये बात आप लोगों को पता है, ये बात आप लोगों को पता है, क्लास में डिस्कस करी थी ऑफलाइन में। यस सर, यस हाँ सर। सर। हाँ, अब बेटा बात क्या थी ना, वहां पर मैंने जानबूझ के इसको सिर्फ इतना ही बता के छोड़ दिया था। अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये डेल का एक्चुअली इसका जीरो होने का मतलब क्या है। अगर ये डेल जीरो नहीं होता है तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकली इस चीज को कैसे रिलेट किया जाएगा। ठीक है, तो अब वो मैं क्या है ना, चलिए बताया जा ही सकता है इसका कि एक्चुअली क्या होता है ना, ये कॉनिक्स के ये जो दो अलग अलग पार्ट है, मैंने आपको बताया था इस कॉनिक्स को दो तरीके से डील किया जाता है, या तो डेल जीरो हो जाए या डेल जीरो ना हो। डेल जीरो हो गया तो ये आपका केवल और केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर डेल जीरो नहीं है तो फिर इसके चार केस अलग अलग बनते हैं। अब देखिए डेल जीरो होने का मतलब क्या है, एक्चुअली होता क्या है ना, ये होती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स और ये होता है आपका फिक्स पॉइंट। एक होती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स और ये होता है आपका फिक्स पॉइंट एस। ये हम पॉइंट जनरली यहां पर लिया जाता है। होता क्या है ना मित्रों, स्टूडेंट्स, ये फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई कर गई, ध्यान देना मेरी बात, अगर ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर ही लाई कर गई, उस केस में आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है। या फिर आप ये बात समझ लो कि उस केस में आपका ये जो लोकस होता है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये इसके ये वाला डिस्टेंस, इसको इक्वल रखना, ये जो लोकस होता है ना उस केस में आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आ जाता है। मतलब अगर ये फोकस आपकी डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर गई तो केवल और केवल कोनिक्स आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फोकस का डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर जाना, एल्जेब्रिकली उस बात का मतलब ये होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। बस इतना समझ लो अभी आप, क्योंकि इससे ज्यादा डीप में जाओगे ना तो फिर आपके मतलब का नहीं है वो। समझ में आई बात, समझ में आई बात, यस सर। है ना। दूसरा, अगर ये फोकस आपका डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता है तो फिर ये सर्कल बन, ये चारों कॉनिक्स में से कुछ भी बन जाएगा। समझ में आया, समझ में आई बात, समझ में आई बात। यस सर। अच्छा, अब है ना, बस बस ये बात थी यहां पर जो है ध्यान देने वाली बात थी कि अगर आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर गया तो ये डेल इक्वल टू जीरो होता है, मतलब आपका जो लोकस होता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होगा। अगर आपका फोकस आपका डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता है तो फिर ये बाकी के जो जितने भी पार्ट हैं कॉनिक्स के उनमें से कोई एक बन जाएगा। ठीक है, अब इस बात को हम जो है लैंग्वेज में लिखेंगे। अब जैसे ही मैं लैंग्वेज में लिखूंगा मीटिंग सस्पेंड हो जाएगी, तो मैं इस स्लाइड को कैप्चर करूंगा और अब आप लोगों को मैं दूसरा लिंक भेजता हूं, प्लीज आप लोग दोबारा आइए। थैंक यू, आइए दोबारा।